यह कहानी राजा प्रताप और उनके न्याय की है। उनके राज्य की सभी प्रजा सुखी थी। उनके राज्य में जुर्म करने वालों को छोड़ा नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक चोर को पेश किया जाता है। महाराज की जय हो। क्या बात है सिपाही? ये एक चोर है महाराज, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रामलाल है महाराज। क्या तुम्हें पता नहीं चोरी की सजा मौत है? मालूम है महाराज, पर चोरी करना मेरी मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी है, बताओ मुझे। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर ऐसी हालत में अगर मैं चोरी करते पकड़ा जाता हूँ तो मौत की सजा सिर्फ मुझे मिलेगी, लेकिन अगर मैं चोरी नहीं करता तो मेरा परिवार भूख से मर जाता। क्या मतलब? महाराज, मैं बेरोजगार हूँ। परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैंने पहली बार चोरी की है, मगर बदकिस्मती से मैं पकड़ा गया। इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा पहला जुर्म है? जी महाराज। तो तुम बेरोजगारी की वजह से चोर बने हो? जी महाराज। क्या तुम्हें काम करना नहीं पसंद है? नहीं महाराज, मुझे कोई काम देता ही नहीं है। ऐसा क्यों? भगवान की कृपा से मेरे अंदर एक विशेष गुण है और मेरा यही गुण मेरे लिए अभिशाप बन गया है, जिस कारण मुझे कोई नौकरी नहीं देता। वो विशेष गुण क्या है, हमें भी बताओ। महाराज, हर पूर्णिमा की रात को मुझे एक सपना आता है और वो सपना कुछ ही दिनों में सच हो जाता है। हम तुम्हारा मतलब समझ नहीं पाए, जरा स्पष्ट शब्दों में बताओ। मुझे अच्छे और बुरे दोनों किस्म के सपने आते हैं। जब मुझे बुरे किस्म का सपना आता है तो मैं उसे आगाह करने की कोशिश करता हूँ, और जब वह सपना सच हो जाता है तो वो लोग मुझे मनहूस समझकर नौकरी नहीं देते। प्रजा को रोजगार देना राजा का कर्तव्य होता है। मैं तुम्हें रोजगार दूंगा, लेकिन तुमने गुनाह किया है तो सजा तो मिलेगी ही। जी महाराज। लेकिन सजा खत्म हो जाने के बाद तुम मेरे दरबार में आना, मैं तुम्हें रोजगार अवश्य दूंगा। आपका हुक्म सराखों पर महाराज, लेकिन आपके बारे में आए हुए सपने के बारे में क्या मैं बता सकता हूँ? क्या तुमने हमारे बारे में भी सपना देखा है? जी महाराज। बताओ मुझे, क्या देखा है तुमने? सपना अशुभ है महाराज, अगर जान की माफी हो तो मैं अर्ज करूं। बोलो। पड़ोसी देश के राजा सुमित्रा आपके राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं महाराज। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा स्वप्न झूठा है। तुम्हें पता है वो मेरे कितने अच्छे मित्र हैं। वो हम पर कदापि हमला नहीं कर सकते। मेरा सपना हमेशा सच होता है महाराज। अगर तुम्हारा यह स्वप्न सही नहीं हुआ तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। तभी एक सिपाही आता है। महाराज, गुप्तचरों से पता चला है कि पड़ोसी देश के राजा हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। क्या कह रहे हो सिपाही? ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, मैं बोल ही रहा था, मेरा सपना आज तक कभी झूठा नहीं हुआ। सिपाहियों, जाओ युद्ध की तैयारी करो। रामलाल, तुमने हमारे राज्य में चोरी करके हमारा कानून तोड़ा है, लेकिन युद्ध के बारे में जानकारी देकर तुमने हमारी मदद भी की है, इसलिए तुम्हें माफ किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तुम जीवन में कभी चोरी ना करो, इसलिए तुम्हें रोजगार भी देते हैं। इसलिए हम तुम्हें अपने राज्य का मुख्य दरबान घोषित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अगले दिन से रामलाल महल के दरबार में पहरा देने लगता है, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण रामलाल रात को जाग नहीं पाता था और झपकी ले ही लेता था। एक दिन जब वह पूर्णिमा की रात पहरा दे रहा था, तब उसे नींद आने लगती है। आधी रात तो हो चुकी है,
सारे नगरवासी भी सो चुके हैं। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर मैं भी सो जाता हूँ, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। चलो रामलाल, थोड़ी देर सो जाओ। यह बोलकर रामलाल सो जाता है। थोड़ी ही देर में रामलाल को स्वप्न आता है। रात के सुनसान अंधेरे में राजा प्रताप का सेनापति राजा सौमित्र के गुप्तचर से मिलता है। कहो गुप्तचर, क्या संदेश लेकर आए हो? राजा सुमित्रा ने आपके लिए संदेशा भेजा है कि 2 दिन बाद वो इस राज्य पर हमला कर देंगे। आप बाकियों से मिलकर राजा प्रताप को बंदी बना लीजिएगा। इसके बाद राजा सौमित्र आपको यहाँ का राजा बना देंगे। राजा सौमित्र को मेरा धन्यवाद कहना। सुनो, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। तुम्हारा यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। आज तुम पुराने वाले महल में जाकर रुक जाओ। कल शाम होते ही तुम यहाँ से निकल जाना। इतनी बात होकर गुप्तचर वहाँ से चला जाता है और रामलाल की आंख खुल जाती है। हे भगवान, राज्य का सेनापति ही गद्दार है। ये बात शीघ्र ही मुझे महाराज से बतानी होगी, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। अगले दिन राजा अपने दरबार में दरबारियों के साथ बैठे थे। तभी सिपाही आता है। महाराज की जय हो। महाराज, रामलाल आपसे मिलना चाहता है। रामलाल को मेरे पास भेज दो। तभी रामलाल दरबार में पेश होता है। कहो रामलाल, क्या कहना चाहते हो? महाराज, बात थोड़ा गंभीर है, सबके सामने कहना उचित नहीं होगा। इससे मेरी जान को खतरा हो सकता है। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सबके सामने कहो। तभी रामलाल सेनापति की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज, सेनापति करण गद्दार है। वह पड़ोसी राज्य के राजा से मिलकर आपके ऊपर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। आपको बंदी बनाकर यह खुद यहाँ का राजा बनना चाहता है। और यह सब तुम्हें कैसे पता चला? महाराज, कल पूर्णिमा की रात थी। मैंने स्वप्न में देखा सेनापति पड़ोसी राज्य के गुप्तचर से मिल रहे थे। क्या बातें कर रहा है मूर्ख? तुझे समझ भी है तू किस पर इल्जाम लगा रहा है? रामलाल, सेनापति हमारे वफादार हैं। इन पर इल्जाम लगाने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी महाराज, राजा सौमित्र का गुप्तचर पुराने महल में छुपा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी ही सेनापति की सिपाहियों, इसी वक्त पुराने महल की तलाशी ली जाए। अगर वहाँ सौमित्रा का गुप्तचर हो तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। तब तक सेनापति करण को बंदी बनाया जाए। राजा प्रताप का हुक्म मिलते ही सेनापति को बंदी बना लिया जाता है। उधर राजा प्रताप खुद सिपाहियों को लेकर पुराने महल की ओर जाते हैं। और गुप्तचर को गिरफ्तार कर लेते हैं। रामलाल, तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर आने वाला संकट टल गया और गद्दार सेनापति करण सिंह पकड़ा गया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं रामलाल। शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। लेकिन एक बात से हम तुमसे नाराज भी हैं रामलाल। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तुम दरबान हो रामलाल। रात भर जागकर महल की रखवाली करना तुम्हारा परम कर्तव्य है और तुम सो जाते हो। लेकिन उसी वक्त अगर कोई मुझ पर हमला कर दे तो? मैं माफी चाहता हूँ महाराज। तुम्हें माफ किया जाता है। अगर तुम सोते नहीं तो हमें इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चल पाता। लेकिन आगे से ध्यान रखना, पहरेदारी के वक्त कभी सोना नहीं। जी महाराज। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद फिर पूर्णिमा की रात आती है और उस वक्त भी रामलाल पहरा दे रहा होता है। पहरा देते देते रात हो जाती है
और रामलाल सोचता है। खड़े खड़े थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। रामलाल बैठ जाता है, लेकिन पूर्णिमा की रात उसे स्वप्न आना तय होता है, जिसकी वजह से उसकी आंख लग जाती है और वह सो जाता है। जैसे ही रामलाल सो जाता है, उसे सपना आता है। कुछ जंगली आकर राजा को बंदी बना लेते हैं। देखो, तुम नहीं जानते हो तुमने किसे बंदी बनाया है। मुझे छोड़ दो, हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। तभी कबीले का सरदार आता है। यहाँ माफी और सजा देने का अधिकार सिर्फ मुझे है। इसकी बलि देने की तैयारी करो। कुछ ही देर में राजा प्रताप की बलि देने की तैयारी हो जाती है। तभी जल्लाद राजा का सर कलम करने जाता है और सरदार की नजर राजा की कटी उंगली पर पड़ती है। देखो, यह तो घायल है, इसकी उंगली में चोट लगी हुई है। हम खंडित मनुष्य की बलि नहीं दे सकते, इसे छोड़ दिया जाए। अगले दिन महाराज शिकार पर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। वे घोड़े पर सवार होने जा ही रहे थे, तभी रामलाल आता है। रुक जाइए महाराज, आप शिकार पर मत जाइए। क्यों? और तुम्हें कैसे पता मैं शिकार पर जा रहा हूँ? कल पूर्णिमा की रात थी, मैंने स्वप्न में देखा महाराज। और स्वप्न में तुमने क्या देखा? माफी चाहता हूँ महाराज, पर आपके मना करने के बाद भी मैं सो गया और मैंने स्वप्न में देखा था कि कुछ जंगली लोग आपके ऊपर हमला करने वाले हैं महाराज। इतने सैनिक होने के बावजूद मेरे ऊपर कोई कैसे हमला कर सकता है? जंगली लोग आपके ऊपर हमला करेंगे और आपके सारे सैनिक मारे जाएंगे महाराज, और ये मैंने अपने सपने में देखा महाराज। चुप कर मूर्ख, अब तेरे स्वप्न के कारण मैं शिकार पर न जाऊं, ये नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि तेरे स्वप्न सारे सच ही हों, मैं तेरे स्वप्न को झूठ करके दिखाऊंगा। ठीक है महाराज, आप जाइए, लेकिन आप मुझे पहले अपना एक हाथ दीजिए। रामलाल अपने जेब से एक चाकू निकालकर राजा के हाथ पर छोटा सा जख्म कर देता है। मूर्ख, ये क्या किया तूने? सिपाहियों, इसे बंदी बना लो और हमारे शिकार से लौटने के बाद इस गुस्ताख को हमारे सामने पेश किया जाए। ये सुनकर सैनिक रामलाल को गिरफ्तार कर लेते हैं और राजा प्रताप अपने काफिले के साथ शिकार करने जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन राजा प्रताप हमेशा की तरह अपने दरबार में बैठे थे। रामलाल को पेश किया जाए। रामलाल हाजिर है महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल, आज फिर तुम्हारे स्वप्न के कारण ही मेरी जान बच पाई है। अगर तुमने मेरे हाथ को जख्मी नहीं किया होता तो वो जंगली लोग अवश्य ही मेरी बलि चढ़ा देते। तभी एक सैनिक घबराया हुआ आता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। हमारे राज्य के महामंत्री अब नहीं रहे। अरे, यह कैसे हुआ? अच्छे भले तो थे वो अभी तक। रामलाल के स्वप्न के कारण महाराज। रामलाल ने उन्हें बताया था कि 10 दिनों बाद उनके हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। मौत की खबर सुनते ही वह घबरा गए थे, इसीलिए हृदय गति रुकने से उनकी 3 दिनों के अंदर ही मृत्यु हो गई। रामलाल, क्या तुमने महामंत्री को अपने स्वप्न के बारे में बताया था? जी महाराज, मेरा स्वप्न कभी भी झूठा नहीं हो सकता। हमारे राज्य में तुम्हारे जैसे व्यक्ति की कद्र होनी चाहिए। सैनिक, खजाने में से ढेर सारा सोना लाकर रामलाल को दे दो। कुछ ही देर में सिपाही हीरे जवाहरात व सोना लाकर महाराज के सामने पेश होता है। ये लो रामलाल, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है।
शुक्रिया शुक्रिया महाराज। और इसी वक्त तुम्हें इस राज्य से निकाला जाता है। क्या क्या राज्य से निकाला जाता है? इसका मतलब अब मैं इस राज्य में नहीं रह सकता? हाँ, तुम अब इस राज्य में नहीं रह सकते। महाराज, मैंने आपकी जान बचाई है और बदले में आप मुझे अपने राज्य से ही निकाल रहे हैं। हाँ, यह बात सत्य है कि तुम्हारी वजह से राज्य पर आए संकट टल चुके हैं और हमारी जान भी बच गई थी। फिर भी आप मुझे भलाई के बदले सजा दे रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना प्रकृति के विरुद्ध है। इंसान तब तक चैन और सुख से रह सकता है जब तक उसे भविष्य के बारे में कुछ न पता हो। भविष्य चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर वह वक्त से पहले पता चल जाता है तो इंसान जीते जी मुर्दा बन जाता है। तुमने हमारे मंत्री को मौत का सच बता दिया था, मगर मौत के खौफ से वो मौत से पहले ही चल बसे और इसी सदमे में उनकी पत्नी भी चल बसी। तुम्हारे स्वप्न ने 2 जिंदगियां छीन ली। हम तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहे, परंतु कुछ चीजें वक्त पर ही छोड़ देनी चाहिए। जिस भविष्य को जानकर इंसान का जीना मुश्किल हो जाए, उस भविष्य को न जानना ही बेहतर है। तुम जा सकते हो। राजा के दिए तोहफे लेकर रामलाल वहां से विदा हो जाता है। रामलाल को दूसरे का भविष्य बताने का गुण खुद रामलाल के लिए ही बुरा साबित हुआ।